प्रकाश स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आधुनिक भारत की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन हम लोग प्लासी का युद्ध पढ़ चुके थे और हम लोग देख चुके थे कि किस तरह प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जो है सो बंगाल पे अपना नियंत्रण स्थापित करता है, सिराजुद्दौला को वहाँ से किस तरीके से लड़ाई में हराता और इतना ही लड़ाई में सिराजुद्दौला मारा भी जाता है। शायद ने उस दिन नहीं बताई होगी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन लड़ाई में सिराजुद्दौला मारा भी जाता है। मीर जाफ़र का जो बेटा है वही सिराजुद्दौला को मार देता है। और हम पहले बोल दिए थे कि अंग्रेज़ जो था वो नवाब के जितना भी विरोधी था वो सब के साथ वो मिल करके और ये युद्ध लड़ता है, प्लासी का युद्ध। तो उसमें बुरी तरीके से हार हो जाती है, सिराजुद्दौला तो मर ही गया। और फिर हम बता दिए थे कि प्लासी के युद्ध में फिर मीर जाफ़र को वो अपना नवाब, अगला नवाब बना देता है, बैठा देता है। लेकिन आपको पता है जब मीर जाफ़र को वो बैठाएगा वहाँ पर, तो ऑब्वियसली मीर जाफ़र तो उसका एक कठपुतली है और वो वही चाहेगा कि अंग्रेज़ तो यही चाहेगा कि वो जैसा जैसा आदेश दे रहा हो मीर जाफ़र को, वो उसको पूरी तरीके से मानता जाए। इसी क्षेत्र में आपको जब वो जीता तो बहुत सारा उससे राजस्व पैसा लिया गया, बहुत सारा ऐसे जगह पर वो ज़मीन लेना चाह रहा था जो ज़मीन बहुत ही उपजाऊ हो या जहाँ से राजस्व प्राप्त करने का ज़्यादा स्रोत हो, वैसे ज़मीन को वो अंग्रेज अपने क्षेत्र में उस क्षेत्र को लेना चाह रहा था। फिर बहुत सारा रकम भी लिया, तो ये सब चल रहा था। क्योंकि और ये देखिए अंग्रेज जहाँ भी जीत रहा है, जैसे जहाँ जहाँ भी उसका साम्राज्य विस्तार हो रहा है वो वही काम कर रहा है, वहाँ से धन ले रहा है और ज़मीन ले रहा है। और उसके बाद इतना ही नहीं, उस राज्य क्षेत्र पे अपना कब्जा कर रहा है, राजा को अपने अधीन बना रहा है। इस प्रकार से सारे धन का दोहन हो रहा है। और 1717 का फरमान हम पहले ही बता चुके थे, जो बार बार टकरा रहा था और क्योंकि उससे उसको कर मुक्त व्यापार कर रहा था, जिस वजह से भारतीय व्यापारी को भी मन में बहुत, जो ईमानदार भारतीय व्यापारी थे उसको भी इस बात का ये होता था कि वो कर नहीं दे रहा है, कर मुक्त व्यापार का। यहाँ तक कि जो निजी, हम पहले बोलते निजी व्यापार वो करता था हमारे देश में, उसमें भी वो ये टैक्स नहीं देना चाहता, कर नहीं देना चाहता था। जबकि 1717 में ये निजी व्यापार के लिए उसको प्रावधान नहीं दिया गया था, लेकिन वो नहीं देना चाहता था, जिस वजह से उसको बंगाल के नवाब से टक्कर हुआ और प्लासी के युद्ध का परिणाम बना। लेकिन मीर जाफ़र को जो बना देता है, तो मीर जाफ़र सोचिए उसको एक ऐसा खजाना हाथ लग जाता है जो वो चाहता है कि हाँ अब इसको जितना लूट सकते हो लूट लो, जितना लूट सकते हो मीर जाफ़र को, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किसे बक्सर के युद्ध का आखिर कारण क्या बना, कैसे हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। जितना लूट सकते हो इस मीर जाफ़र को लूट लो, ऐसा मान रहा है कि एक कोई खजाना उसके हाथ लग गया हो। अब मीर जाफ़र भी लूट लो जितना इसको लूट सकते हो। मीर जाफ़र दे भी रहा है शुरू में, क्योंकि वो उसको इसलिए देना पड़ा कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वो तो नवाब बना ही है, अंग्रेज की तरह बनाएगा और उसके बाद तो नहीं मानेगा तो अंग्रेज को क्या, फिर दूसरे को वो बना देंगे। तो दे रहा है, ये भी लुटा रहा है, इसके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसको धीरे धीरे एहसास होने लगता है, क्योंकि ये एक स्वतंत्र शासक के तौर पर काम करना चाहता है। इसको लगता है कि हम स्वतंत्र शासक हैं, हम स्वतंत्र शासक के तौर पे अपने बंगाल में कार्य करें। और फिर इसको धीरे धीरे क्या, तो आप खुद ही सोचिए कि कोई भी मीर जाफ़र ही क्या, कोई भी XYZ होगा तो उसको फिर धीरे धीरे अखड़ने लगेगा और उसका खजाना भी जब खाली होने लगेगा तो हम कोई भी राज्य विकास कब करता है, जब उसके पास राजस्व होता है, खजाना होता है। और जब राजस्व ही नहीं है उसके पास और वो राजस्व लूट रहा है, अंग्रेज ले जा रहा है, तो ये राजस्व तो अखड़ेगा ही अखड़ेगा। इसको मीर जाफ़र को तो अखड़ना ही है, क्योंकि उसका खजाना खाली हो रहा है। लेकिन अब बेचारा बीच में फंस गया, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है। अब ये क्या करता है, ये सोचता है कि हमको जो अब ये, और इसको धीरे धीरे मन में उस चीज़ का भी खलन होने लगता है कि 1717 को व्यापार को लेकर कर तो देना नहीं था, और निजी व्यापार पे भी जैसे ही बंगाल में जीत चुका था अंग्रेज, तो निजी व्यापार में भी मतलब खुल्लम खुल्ली कर नहीं देता था। तो ये दोनों प्रावधान की वजह से इसको मन में ये होने लगा कि आखिर हम क्या करें कि अंग्रेज कर देने लगे और फिर हम कैसे अपने खजाना को बचाएं, क्योंकि खजाने नहीं बचेगा तो विकास ही नहीं कर पा रहा था बंगाल का। अब आपको दिखेगा धीरे धीरे कि कभी और क्वेश्चन है कि बंगाल का शोषण किस तरीके से, जो बंगाल इतना फलता फूलता राज्य था, इतना अच्छा वहाँ खेती का स्रोत था, इतना
फैक्ट्री था। अभी फैक्ट्री के विषय में तो आप आगे देखेंगे कैसे कैसे भारतीय फैक्ट्री जो था वो कैसे कैसे धीरे धीरे बैठता चला गया। तो अब दिखेगा कि कैसे धीरे धीरे वो बंगाल का शोषण किया और बंगाल इतना सुदृढ़ होते हुए कैसे बंगाल पे इतना बड़ा अकाल आया था, वो सब अब आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। तो ये सारा जब राजा का खजाना ही खाली हो रहा है तो वो कहाँ से करेगा। अब ये क्या किया, जो मीर जाफर है वो कंपनी के बात को मानने से इनकार करने लगा। कुछ कुछ बात जो ऐसा होने लगा कि कंपनी का बात नहीं मान रहा था। बात मानने से ये क्या करने लगा, इनकार करने लगा। जब ये जैसे ही बात मानने से इनकार करेगा तो आप ये समझ जाइए कि ये अंग्रेज का चहेता अब नहीं रहेगा, इसकी आलोचना होने लगेगी। ये जैसे ही कुछ अच्छा काम करेगा कंपनी के विरुद्ध जाएगा कि इसका क्या होने लगता है, कंपनी कहीं अधिकारी वगैरह इसके फिर से आलोचना करने लगते हैं। क्योंकि देखिए जब कंपनी जीता है बंगाल को तो मीर जाफर ही नवाब बन के तो बैठा है, लेकिन वो क्या लगता है उसके शासन में, उसके प्रशासनिक इकाई में क्या अंग्रेज नहीं है, उसका एक रेजिडेंस तो वहाँ है ही जहाँ पे वो खुद भी है, तो वो तो खुद ही इसके राज दरबार में बैठा हुआ है। तो जब ये इसके बात को मानने से, कंपनी के किसी भी फरमान को मानने से इनकार करने लगता है मीर जाफर, तो इसका आलोचना होने लगता है। फिर ऐसी परिस्थिति बना दिया जाता है अंग्रेज को, तो नहीं कहता अब ऐसा परिस्थिति बना दो जो ये खुद ही यहाँ से भाग जाए। तो ऐसा परिस्थिति बनता है कि 1760 में ये मीर जाफर को अंग्रेज हटा देता है और मीर कासिम को बंगाल का अगला, मीर कासिम याद रखिएगा, मीर कासिम को अगला बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, मीर कासिम को। अब सेम चीज़ आप मीर कासिम जब आया तो मीर कासिम के लिए भी सेम फार्मूला वही आप याद रखिए जो मीर जाफर के लिए हुआ। मतलब ये x = y, मीर कासिम = मीर जाफर। मीर कासिम को भी जब शुरू में नवाब बनाया तो वो भी अंग्रेज कंपनी का कठपुतली है, तो वह भी धीरे धीरे इसको नवाब को दे रहा है, खाली कर रहा है, अपना खजाना दे रहा है। लेकिन मीर कासिम भी तो मतलब चाहता है कि अगर हम नवाब बने तो अपने बंगाल का कुछ उत्थान करें, उसकी इच्छा से भी तो उसको है कि हम शासन चलाएं। वो स्वतंत्र खुद सोच रहा है कि हम बंगाल के नवाब है तो हम स्वतंत्र शासक है, और अंग्रेज सोच रहा है नहीं ये तो मेरे अधीन काम करेगा। तो इसका भी सेम वही परिस्थिति मीर कासिम के भी साथ हो जाता है जो मीर जाफर के साथ हुआ। इसको भी धीरे धीरे अखड़ने लगता है कि कंपनी फिर हम पे शासन क्यों करे, जब हम स्वतंत्र हैं, नवाब हैं, हम क्यों राज्य से दें, क्योंकि राज्य से जब घट रहा है तो फिर हम कैसे राज्य का उत्थान करेंगे। तो मीर कासिम को यह बात धीरे धीरे खलल देने लगता है। तो क्या लगता है आपको कि जब इसको भी खलल देगा बात तो ये क्या करेगा, फिर अंग्रेज की बात को मानेगा, फिर ये भी क्या करेगा, अंग्रेज की बात को मानने से इनकार करेगा। क्योंकि और आप देखेंगे कि मीर कासिम तो कुछ ऐसा भी काम कर देता है जो कि अंग्रेज को और भी ज़्यादा अखड़ने लगता है कि ये कैसे, मतलब कि ये कैसे कर दिया, वो भी मेरे से बिना पूछे ऐसा कार्य कर दिया, क्योंकि हम इसको नवाब बना करके बैठाए हुए, ये मेरा पिट्ठू है और ये ऐसा काम कर दिया मीर कासिम कर रहा है। तो अंग्रेज को लगेगा कि अब हम अपना नियंत्रण क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं मीर कासिम के तरफ से। और देखिए जब मीर कासिम को बनाया गया था तो मीर कासिम अंग्रेज को मिदनापुर, चटगांव ये सारी जगह अंग्रेज को दे दिया था, और ये सारी जगह से अच्छा राजस्व प्राप्त होता था, वहाँ के ज़मींदार से प्राप्त करता था। तो आप पढ़ेंगे बुक में भी आपको मिल जाएगा, चटगांव, मिदनापुर है, हाँ ये सभी मीर कासिम जो है ये दे देता है आपको, ये अंग्रेज को। तो फिर क्या होता है यहाँ पर कि अब देखिए ये भी अब इसके खिलाफ, क्योंकि अब ये भी क्या चाह रहा है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब नहीं दे सकते हैं इतना, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो हम इसलिए बोल दिए कि मीर कासिम को एकदम मीर जाफर के बराबर समझिए, क्योंकि इसका भी वही हाल करेगा जो मीर जाफर का हुआ, और जिस तरह मीर जाफर तंग हुआ उसी तरह ये भी एक दिन तंग हो जाएगा। ये तो मुंगेर के स्थान पर मुर्शिदाबाद को भी राजधानी बना देता है, वो भी बिना अंग्रेज से पूछे। जब ऐसा काम करेगा तो बिजली इसको अंग्रेज को फिर लेगा, और कुछ ऐसा भी काम कर जैसे कोई अंग्रेज के विरोध, जो अंग्रेज का ये है मतलब वफादार है, उसको भी कुछ ऐसा सजा सुना देता है मीर कासिम, जिससे और अंग्रेज खलबला जाता है कि अच्छा ये मेरे वफादार को सजा दे रहा है, ये कौन होता है मेरे वफादार को सजा देने वाले, सजा तो हम देंगे, हम है बंगाल के नवाब तो हम है, लेकिन बंगाल का नवाब सोच रहा नहीं हम स्वतंत्र है तो हम सजा देंगे। बस ऐसे ही ऐसे करके आगे बढ़ता। और 1717 का फरमान, ये बार बार आप याद रखिएगा, 1717 के फरमान को लेकर के टकराव इससे भी होते रहता है, मीर जाफर को भी यह चीज़ खलते रहता है। ठीक है, जो शाही फरमान था बताए हुए ही है, बार बार बता रहे।
तब ये क्या करता है, मीर कासिम यहाँ से ऐसा स्थिति अंग्रेज बना देता है, ऐसा ये बना देता है कि इसको यहाँ से चला जाता है और ये जा कर के फिर अवध के राजा से क्या करता है, मदद मांगता है। मीर कासिम चला जाता है अवध और अवध के राजा से मिलता है और फिर वही शाह आलम द्वितीय जो नाम मात्र के तभी मुगल बादशाह है, मतलब वो भी तो नाम मात्र के नहीं, क्योंकि मुगल सत्ता कमज़ोर हो गया तभी तो ये सारा खेल इतना आसानी से अंग्रेज कर पा रहा है, सारे क्षेत्र को ये कर रहा है। तो मीर कासिम चला जाता है, फिर अवध के राजा से मदद मांगता है और फिर आपको शाह आलम द्वितीय जो है सो से भी मदद मांगता है और दोनों इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अवध के भी नवाब और मुग़ल शासक भी तैयार हो जाते हैं। तो अब ये अवध के नवाब और मुग़ल शासक के साथ संधि करता है और संधि कि ठीक है हम अगर जीतेंगे तो फिर आपको ये देंगे वो देंगे, इसी प्रकार से संधि होगा। संधि करके कोई किसी का मदद करेगा तो शर्त तो होगा नहीं कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके बदले में हमको क्या चाहिए, उस समय में जो चाहिए, पैसा चाहिए, जगह चाहिए, हमारा भी वहाँ कुछ अधिकार होना चाहिए, हमें नजराना भेजते रहो। उस तरह की संधि जब ये जाता है वहाँ पर और ये वहाँ पर जाकर के संधि करता है और तब इसी के अभी आपको पृष्ठभूमि पूरी तरीके से समझ में आ गया। हमको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ दिक्कत आपको होना चाहिए। हम ये इसलिए बना दिया आपको, देखिए अभी तक आप देख चुके हैं कि कर्नाटक पे उसका राज्य स्थापित हो चुका है, महाराष्ट्र पे अभी थोड़ा बहुत हुआ है, उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, हल्का थोड़ा थोड़ा अभी हुआ है। अभी तो क्योंकि महाराष्ट्र आपको पता है मराठा अभी शक्तिशाली है, जो आंग्ल मराठा युद्ध होगा तब फिर धीरे धीरे अंग्रेज उसको नियंत्रण में अपने लेगा। बंगाल तो आ ही चुका है और अब बिहार भी आने वाला है और इलाहाबाद की संधि यही यूपी में होगा जो शाह आलम द्वितीय के साथ में। तो ये सारा धीरे धीरे अब कवर वो अब आपको दिखते रहेगा दक्षिण की तरफ से, फिर पूरा पूरब की तरफ से, फिर उत्तर पश्चिम, वो कैसे कैसे हर जगह पे फिर धीरे धीरे पूरी तरीके से अपना सत्ता काबिज करेगा। उसके बाद ये हुआ और देखिए मीर कासिम एक काम और भी करता है कि जब वो मीर कासिम ये सोच रहा है, अब राजा से मदद मांगने से पहले की बात हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं। मीर कासिम सोचता है कि अंग्रेज जो है जिस तरीके से कर मुक्त व्यापार करता है, तो मीर कासिम उसी तरह भारतीय व्यापारी को भी कर मुक्त व्यापार करने के लिए छोड़ दे। सोचते हैं कि जिस तरीके से हमको अंग्रेज से फ़ायदा नहीं हो रहा तो भारतीय को ही हम नुकसान क्यों होने दें। वो देखिए ये कोई भी धर्म के नाम पे सांप्रदायिक, ये लोग ऐसा नहीं है कि ये धार्मिक है और मतलब ये कहना चाह रहे कि दूसरे धर्म के लोगों को परिश्रय नहीं दे रहा है, सबके लिए समान काम करना चाहता है। मीर कासिम हो या मीर जाफ़र हो, ये लोग एकदम कट्टर नहीं है इस तरह का जो नहीं सिर्फ अपने ही मतलब कि ये मतलब मुझे बोलना पड़ा, मैं बोलना चाहते अपने ही किसी खास मुस्लिम जाति के लिए ऐसा कुछ का नहीं। ये हिंदू मुस्लिम और इसके दरबार में भी सभी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, वे सभी के लिए काम करना चाहते। इसीलिए भारतीय व्यापारी पर भी ये क्या करते हैं, कर मुक्त कर देता है भारतीय व्यापारी को भी, कि अब भारतीय व्यापारी को भी भारत में व्यापार करने के लिए मौके। सोचा कि जो अंग्रेज हमको नहीं दे रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो भारतीय से भी हम नहीं लेंगे, तो मेरा अपना लोग है। ये चीज़ क्या लगता है, जब भारतीय को मीर कासिम जब भारतीय व्यापारी को कर मुक्त कर दिए हैं तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा लगेगा कि अच्छा मेरे से गोरे का बराबरी काले से, उसको ऐसा लगेगा अच्छा अब ये काला आदमी गोरे का बराबरी करने लगेगा, उसको ये बात और भी एकदम नहीं पचेगा, क्योंकि ये तो गोरा काला का तो भेद इसके अंदर में तो छुपा ही हुआ है ना। आप तो इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप पढ़िएगा महात्मा गांधी का एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। इसमें कैसे महात्मा गांधी फेस किए हैं वो सारा चीज़ उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि इंग्लैंड किस तरह से गोरा काला को लेकर के भी भारतीय नस्ल के साथ भेदभाव करते थे। तो ये सोचेगा अच्छा मेरे बराबर गोरा के बराबर काला कैसे हो गया, ये गोरा है ठीक है, और गोरा के बराबर काला मतलब काला को भी कर मुक्त, हम भी कर मुक्त, ये बराबरी को वो कभी भी सहन नहीं कर पाएगा। और इस वजह से भी अब ये चाहेगा कि हम क्या करेंगे, मीर कासिम को फिर से हटाएंगे, हम फिर से युद्ध करेंगे। तभी मीर कासिम चला जाता है और जाने के बाद अवध के नवाब से और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह ही हैं, शाह आलम से ये दोनों से जाकर के मीर कासिम मदद मांगते हैं। अवध के नवाब सिराउद्दौला है
अवध के नवाब से और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह है उसमें नाम तो मुगल का तो केंद्रीय सत्ता में तो रहता ही था ना, ऐसा तो नहीं। तो आप ये 1857 का जब विद्रोह होगा वहाँ से पूरी तरह मुगल का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। बहादुर शाह जफर ही मुगल के अंतिम बादशाह जब रहेंगे, तो अभी तो है ही, ये सब नाम मात्र के लिए तो है ही केंद्रीय सत्ता ना। तो ये दोनों से मदद मांगता है और संधि करता है, दोनों तैयार हो जाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में बक्सर की युद्ध होता है। बक्सर में आपको बक्सर का युद्ध देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोग प्लीज़ शेयर जरूर करिए क्लास को, इससे अच्छा होगा। बार बार कह रहे हैं शेयर करके। और आप कुछ भी अगर दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी कमेंट करके पूछिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक टॉपिक पे हम आज बता रहे हैं तो फिर आप दूसरे दिन कभी नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम सब दिन जब भी आप कमेंट करिएगा, कहीं भी कुछ ऐसे पॉइंट में दिक्कत होगा तो हम फिर से उस पर वीडियो बना के आपको बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज बना दिए तो ये लास्ट हो गया, अब फिर कभी बक्सर का युद्ध, फिर कभी प्लासी का युद्ध नहीं। और हर बार जब हम पढ़ेंगे तो एक चीज़ और होता है कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं कि आप हर बार पढ़ेंगे बुक को तो हर बार कुछ नया मिलेगा। अभी तक इवेंचुअली हम लोग भी पढ़ते हैं तो हर बार कुछ लगता है कि इसको तो 3 बार 4 बार पढ़ चुके हैं, अब इसमें कुछ क्या नया है। लेकिन जितनी बार उसको पढ़ते हैं हर बार उसमें लगता है कि ये लाइन कुछ अलग ही था, अच्छा ये लाइन भी था, अच्छा इसका ये मतलब ये। तो आप बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए, क्योंकि जब कोई बता देता है क्लास में तो फिर हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। और फिर जब बुक पढ़ते हैं तो अच्छे तरीके से समझ में आने लगता है, तब लगता है कि हाँ अब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ आप किसी भी वीडियोस पढ़िए, जरूरत नहीं है मेरे से ही, किसी के भी वीडियो से पढ़िए। तो सिर्फ आपको अगर ये लगता है कि वीडियो देख लेने से, पढ़ लेने से अगर एग्ज़ाम निकल जाएगा तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि वो आप देखिए, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि उससे हमको समझने में किसी भी टॉपिक को आसान होता है। और फिर बुक को पढ़ते हैं, इसलिए जब तक आप बुक को नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बुक पढ़ेंगे तो उसमें जो कोई भी वीडियो हो वो आपको कंप्लीट चीज़ नहीं बता देगा, हर एक लाइन का। ओके, अभी हम ये विपिन चंद्र का पढ़ते तो एक एक चैप्टर 30-30, 35-35 पेज का है, तो कोई आपको हर एक लाइन नहीं बताएगा। तो आपको हम लोग कोई भी पढ़ाते हैं, आप किसी भी वीडियो को देख लीजिए, पढ़िए, तो उसमें सारांश ही होता है। कोई टॉपिक के विषय में जो मेन कंटेंट होता है वो आपको मिल जाता है। लेकिन और भी उसमें बहुत सी बातें होती है जो उस कंटेंट से रिलेटेड ही होता है। जब आप उसको पढ़ते तो आपका डीप नॉलेज होता है, फिर आप उस चीज़ को औरों के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छे से डील कर लेते हैं, और क्वेश्चंस को भी। इसलिए वीडियो क्लासेज भी आप लेते हैं तो कोई गलत नहीं है, वो आप लीजिए, लेकिन बुक भी पढ़िए, क्योंकि बुक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाता है यहाँ से किसी भी वीडियो से, लेकिन बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप MCQ सॉल्व करिए, या रिटन लिखते हैं आंसर तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, MCQ सॉल्व कीजिए। तो फिर उससे आपको और भी लेगा कि हाँ आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, और आप जो समझे वो आपका क्लियर है कि नहीं। और जहाँ क्वेश्चन नहीं बनता है हम लोग को वहाँ समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ हमसे नहीं बना, इसका मतलब यहाँ पे मेरा पॉइंट कमज़ोर है। तो हम फिर से उस चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं, ताकि फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं, तब लगता है हाँ अब इस टॉपिक से भी मेरा क्वेश्चन बनने लगा। इसलिए क्वेश्चन बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जो पूछा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट तो ज़रूर ही जब, और ये कभी मत सोचिए, अभी बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि अच्छा ये सब क्यों बोलने लगे बीच में, टाइम ये हो रहा है, लेकिन ये भी बोलना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये कहीं मत सोचिए कि जब पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा हम तब टेस्ट पेपर बनाएंगे, हम तब टेस्ट देंगे, क्योंकि सिलेबस कभी भी पूरा ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि किसी का भी नहीं होता है तो आपका भी कभी नहीं होगा। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा, आपको लग रहा है कि हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, तो आप खुद देख लीजिएगा और खुद को जज कीजिएगा। कभी भी सिलेबस पूरा ख़त्म नहीं होगा, ऑलमोस्ट 70, 80, 85% ही कवर होगा। इतना परसेंटेज तो रह ही जाना है, सिलेबस ख़त्म नहीं होता। किसी का तो 60% भी सिलेबस कवर हो जाता है और वो बार बार रिवाइज करता है। तो ऐसे को मैं बहुतों को जानती हूँ जिसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो कम ही पढ़ा है और फिर उस चीज़ को बार बार पढ़ने से हुआ है। तो इसलिए आपको सिलेबस ख़त्म करने के कारण में नहीं फंसना है कि सिलेबस ख़त्म होगा तब हम PT का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कुछ जो चैप्टर को पढ़ लेते हैं, 1 चैप्टर 2-3 चैप्टर, तभी से ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे और टेस्ट तभी से ही देने लगे, आपको बहुत कुछ क्लियर होने लगेगा। सिर्फ इस बात को आप मान करके देखिए, अगर आप सिर्फ इतना कंटिन्यू करते हैं 1 ईयर एंड 1.5 ईयर या 2 ईयर, तो मुझे लगता है मैक्सिमम है। इतना करने के बाद तो कुछ हो ही जाना है, क्योंकि आप इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि आपके क्वेश्चंस कोई भी आएगा आप एलिमिनेट अच्छे से कर पाएंगे। और आंसर नहीं भी आ रहा है आपको, तो आप इतना क्वेश्चन बना चुके होंगे कि एलिमिनेट कर पाएंगे आंसर को। तो इसलिए
ठीक है, हम लोग आते टॉपिक पे ज़्यादा ही भाषण दे दिए, इसलिए अब थोड़ा सा आते हैं। तो फिर मीर कासिम चले जाता है और फिर वो तीनों, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले बक्सर के युद्ध में युद्ध लड़ता है अकेले, ठीक है। अब इसमें साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज मीर कासिम, ठीक है। अभी अगर उस टाइम पे सोचिए कि मीडिया होता तो कैसे इस चीज़ को कवर करता है। ये देखो ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ने जा रहा है अकेले, अकेले लड़ने जा रहा है मीर कासिम से, अवध के नवाब से। हम जान के अवध का नवाब लिख रहे हैं, पता हम चाहे तो सिजाउद्दौला भी लिख सकते हैं, लेकिन सिजाउद्दौला नाम आपको याद रख के उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन अवध का नवाब याद रहेगा तो आपको लगेगा हाँ अवध क्षेत्र कभी नहीं भूलना चाहिए, हाँ ये अवध के नवाब के साथ नाम हम बोल दिया, मान लीजिए सिजाउद्दौला, सिजाउद्दौला तो हम बोल ही रहे, आप सुन ही रहे, लिख भी रहे सिजाउद्दौला, तो सिजाउद्दौला याद रह जाएगा आपको, ये याद नहीं रहेगा कहाँ का नवाब था, इसलिए हम बार बार अवध का नवाब बोल रहे हैं, ठीक है। मीर कासिम अवध का नवाब, और शाह आलम द्वितीय तो मुग़ल बादशाह बोले, शाह आलम बोले तो वैसे समझ में आएगा शाह आलम है तो ये तो मुग़ल बादशाह ही होगा, क्योंकि शाह तो वही लोग हैं, बाकी हम लोग तो नहीं हैं, और एक शाह अभी हैं शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो अभी ये न्यूज़ हो गया ईस्ट इंडिया, ये देखो ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ने जा रहा है किससे, तीन से, मीर कासिम से, अवध के नवाब से और शाह आलम से, इतना से लड़ने जा रहा है अकेले। अब देखते हैं कौन जीतता है, सभी जानते हैं कि कौन जीतता है। ये अकेला ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेना है वह इस तीनों के सेना पे भारी पड़ता है और ये तीनों खल्लास हो जाता है। खल्लास मतलब युद्ध हार जाता है तीनों, और अकेला ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध पे। ऑब्वियसली क्योंकि जो भी हो, या मीर जाफ़र हो या मीर कासिम हो, या ये लोग जो भी थे, मीर कासिम और मीर जाफ़र की बात खास करके, इन लोगों के पास तो सेना भी धीरे धीरे कम कर दिया गया था ना, क्योंकि अब जैसे ही प्लासी के युद्ध में इसने अंग्रेज ने जब बंगाल को जीता तो इसने बंगाल के नवाब से कहा कि आपको सेना भी उतना नहीं रखना है, जितना ये चाहता ईस्ट इंडिया कंपनी उतना ही सेना होता था। और ये भारतीय सेना कोई नहीं, ये अपना सेना यहाँ डालता, अपना सेना रख रहा था। तो जब इसका सेना ही इस यहाँ पर भी आधा बढ़ा हुआ, आधा से अधिक, तो जीत किसका होगा, ईस्ट इंडिया। ये तीनों मिलकर के कैसे जीत सकता है। और शाह आलम तो पहले से ही कमज़ोर है, ये तो पहले से ही कमज़ोर हो चुका है, ठीक है। और अवध का नवाब जो भी बचा खुचा था वो इस युद्ध में कमज़ोर हो जाता है। तो इसी पृष्ठभूमि में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है अक्टूबर 1764 ईस्वी में, ठीक है। अब जब ये जीत जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी और ये तीनों खल्लास हो जाता है, हार जाता है इस युद्ध में, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, आप यहीं पे जान लीजिए, फिर से मीर जाफ़र को बुलाता है। आइए आइए, आप एक बार आप चले गए थे ना, अच्छा नहीं लगा हमको, प्लीज़ वापस आ जाइए, हम फिर से आपको बंगाल का नवाब बना देते हैं। आइए आइए, मत जाइए, प्लीज़ आ जाइए, रिक्वेस्ट करके मीर जाफ़र को बुलाता है, रिक्वेस्ट नहीं करता है, फिर से मीर जाफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का नवाब बना देता है फिर से अगेन, ठीक है। और फिर से ये मीर जाफ़र बन गया आपको बंगाल का नवाब। और अब तो ये नाम मात्र का ही रह गया, क्योंकि फिर से सारा कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लग गया, प्रशासनिक भी रखना, सारा कुछ रखना, और ये जैसा जैसा फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता और ये मीर जाफ़र वैसा वैसा करता। अब इस तरीके से, और फिर ये तीनों साहब जो हारते हैं इस युद्ध में, मीर कासिम तो चला ही गया, अब फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी संधि करता है। और बंगाल के नवाब के साथ तो बोली थे, तो बंगाल का नवाब इसको बनाता है। ये तो मीर कासिम तो गया काम से, फिर वो तो हार गया, तो उसको तो वैसे भी अब भाग ही जाना है। मीर जाफ़र के साथ फिर संधि होता है 1765 में, जिसमें वो कह देता है कि सैनिक में फिर से बड़े संख्या में कटौती करने के लिए। एक एक करके हम ये तीनों पॉइंट देख लेते क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुका है, तो सबसे पहले वह बंगाल के नवाब से संधि करता है। बंगाल से संधि होता है, समझ जाइए, बंगाल से संधि होगा 1765 ईस्वी में, ठीक है। फिर अवध से भी 1765 में, और मुग़ल से भी, समझ जाइए, शाह आलम के विषय में ये बात कर रहे हैं। मुग़ल के साथ जो संधि होगा वह भी 1765 में।
तो बंगाल में जो संधि करता है तो इसमें क्या रहता है, नवाब को सैनिक जो है वो सीमित मात्रा में रखेंगे, क्योंकि याद रखिए किसी भी चीज़ के विद्रोह करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, सेना होता है। और जब सेना को ही हम कटौती कर देंगे तो कभी भी विद्रोह नहीं हो पाएगा। और ये सेना को कहता है वहाँ पर कम रखने के लिए। और प्रशासन का जो ये है वो एक नया सूबेदार का नियुक्ति करेगा, और सूबेदार जो चुनेगा, जो सूबेदार होगा वह भी उसकी नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति भी उसकी कंपनी करेगी। ठीक है, तो पूरे तरीके से बंगाल चला गया इसके हाथ से। तो पलासी के युद्ध में ही चला गया था, लेकिन जो फिर गड़बड़ाया वो बक्सर के युद्ध में इसको पूरी तरीके से पूरा कर दिया। अब आपको दिखेगा कि बंगाल क्यों, किस तरीके से अकाल का सामना किया, कितना इसका शोषण हुआ यहाँ पर, अब आपको पता चलेगा। उसके बाद अवध में होता है 1765 में अवध के भी नवाब के साथ। अच्छा आप बहुत कूद करके आए थे लड़ाई लड़ने के लिए, हमसे पूछे थे जो आ गए थे आप मीर कासिम का साथ देने के लिए। और ये भी कहता है अंग्रेज के साथ ये संधि करता है अवध के साथ कि अवध राज को जब जब मेरी ज़रूरत होगी मैं तब तब आऊँगा। ठीक है, तो सुरक्षा के लिए करता है कि अवध पे अगर कोई भी दूसरा राज्य आक्रमण करता है तो उसकी सेवा में, उसकी सुरक्षा में सदा ही कंपनी आपके सामने खड़ा रहेगी, लेकिन बदले में उसे मुआवजा देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए जब तब मैं आऊँगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सुरक्षा के लिए अवध से भी संधि कर लेता है और बदले में उससे लेता है। और बदले में ये कोड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र भी लेता है और 50 लाख रुपया भी हर्जाना के तौर पर लेता है। उसके बाद मुगल शासक से भी संधि कर लेता है 1765 में। ठीक है, और फिर मुगल से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी। ये एक चीज़ और यहाँ पे जानिए, आपको ये लग रहा होगा कि मुगल तो पहले से ही कमज़ोर है, तो फिर ये क्यों बार बार युद्ध में ये आ जाता है या किसी भी राजा का साथ क्यों दे देता है। वो इसलिए देता है क्योंकि वह भी चाहता कहीं ना कहीं क्या ठकमक हो गए, फिर से आगे बढ़ना चाहता है, उछल के सोचता है आगे बढ़े, उछल के आगे बढ़े। लगता है कि किसी का अगर राजा का साथ दे करके युद्ध लड़के ही अगर हम वापस से अपने क्षेत्र को जीत जाते हैं तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसीलिए वो बार बार खुद को स्वतंत्र होने के लिए, देखिए वो भी खुद को स्वतंत्र होने के लिए बार बार एगो चुग्गा ऐसे करके दाना फेंकते रहता है। अगर फंस गया कोई, अगर वाकई में हो गए तो फिर से हम अपना काम कर लेंगे। इतना कमज़ोर हो चुका है ना जो कभी भी कुछ कर नहीं पाएगा। फिर इसके साथ भी संधि करता है 1765 में मुगल के साथ, और इलाहाबाद का क्षेत्र ले लेता है, इससे पैसा भी लेता है इससे। और सिर्फ मुगल शासक के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार रहता है आपको मुगल के पास। बस यहीं पे खेला ख़त्म होता है। यही बक्सर युद्ध है और इसी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग जो आगे देखेंगे वो ये देखेंगे कि बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था आता है, दोहरी शासन व्यवस्था। आपको यहीं से अभी थोड़ा दोहरी शासन व्यवस्था का झलक आपको दिख रहा होगा कि बंगाल में जैसे कि द्वैत शासन जो है वो दोहरी शासन शब्द बंगाल के ही परिप्रेक्ष्य में निकला है। और यही दिखला अभी इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे दोहरी शासन क्या है, द्वैत शासन व्यवस्था क्या है। लेकिन इसका झलक आपको अभी से इसी क्लास में ये दिख रहा होगा कि बंगाल पर जो ये बंगाल के साथ जो ये संधि कर दिया कि सैनिक नहीं रखना सूबेदार कंपनी की नियुक्ति के अनुसार, तो एक तरीके से एक प्रकार का शासन वहाँ पर खुद नवाब भी कर रहा है और दूसरा कंपनी भी कर रहा है। तो इसी के क्रम में द्वैत शासन, द्वैत मतलब भी होता है दो लोगों के द्वारा मिल करके चलना। इसको फिर किस तरीके से किसके नेतृत्व में समाप्त किया गया आपको ये देखने के लिए आगे मिलेगा। और आप समझिए, अब एक चीज़ हमको ये बताइएगा, हम उस दिन शायद बताए थे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। कमेंट करके बताइएगा कि ये जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया है ये किसके नेतृत्व में, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसके नेतृत्व में लड़ा गया है, कौन था इस समय गवर्नर जनरल और किसके नेतृत्व में इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया और सफलतापूर्वक उन लोगों ने इस युद्ध को जीता। ठीक है, तब तक हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो अपने और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।